हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो वहां पे अपन ने देखा था एक संधारित्र की प्लेट दूसरी संधारित्र की प्लेट से जुड़ी हुई थी। मतलब एक संधारित्र की प्लेट जो दूसरी प्लेट थी वो दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी हुई थी, और ऐसे ही सभी की दूसरी प्लेटें प्रथम से जुड़ी हुई थी, ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़ी हुई थी। आज हम देखने वाले हैं वापस से हम यहाँ पे एन संधारित्र लेने वाले हैं और वही एन संधारित्रों को अपन समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने वाले हैं। तो समांतर क्रम संयोजन होता क्या है? जितने भी हमारे पास संधारित्र दे रखे हैं उन सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट, जो प्रथम प्लेट होती है धनावेशित प्लेट होती है, उस धनावेशित प्लेट को किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर जोड़िए। सभी को एक जगह ला के जोड़िए। और जो हमारे पास ऋणावेशित प्लेट होती है उसको एक जगह ला के जोड़िए, मतलब कोई दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु पे ला के जोड़िए। तो वो जो क्रम बनता है उसे कहा जाता है समांतर क्रम संयोजन। तो संधारित्रों का वह संयोजन जिसमें संधारित्र की प्रथम प्लेट किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर व दूसरी प्लेट अन्य उभयनिष्ठ बिंदु पर जुड़े हुए होते हैं, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये एन संधारित्र है और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एन संधारित्र बना लेता हूँ। तो मैंने एक पहला बनाया, उसके बाद में एक और दूसरा बनाया, और ऐसे ही मैं डैश डैश करते हुए एन वाले को ही बना लेता हूँ। तो ये मैंने एन वा बनाया। इन सभी की जो देखिए प्रथम प्लेट, ये प्रथम प्लेट धनावेशित प्लेट, तो ये जो प्रथम प्लेट है उसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास एक बिंदु ए है, उस ए बिंदु से कनेक्ट करवा देते हैं। ये लीजिए, ये करवा दिया, और यहाँ पे कनेक्ट करवा देते हैं इसको यहाँ पे, और इधर हम एक उभयनिष्ठ बिंदु बी ले लेते हैं और वहाँ पे सभी को जो संधारित्रों की दूसरी प्लेटें हैं उनको कनेक्ट करवा देते हैं। ये लीजिए, इस ए बिंदु और बी बिंदु के साथ में एक बैटरी कनेक्ट करवा देते हैं जिसका विभवांतर बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। ओके, प्रथम संधारित्र है, इसकी धारिता का मान है C1 C2, ऐसे ही चलते जाना है और N तक Cn। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास V वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर Q आवेश प्रवाहित होने लगा। तो यहाँ तक बिंदु A तक जब Q आवेश पहुंचा तब तक तो एक ही पथ था, लेकिन यहाँ पे अपन ने देखा कि यहाँ पे आते एक बिंदु तक पथ बदल गए हैं। मतलब हमारे पास एक पथ ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। तो आवेश कैसे मतलब जाए? ये जो Q आवेश है या तो बटेगा, कुछ आवेश इस साइड से जाएगा, कुछ आवेश इस साइड से, कुछ आवेश इस साइड से जाएगा, ऐसे जाएगा। लेकिन जब अपन श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर रहे थे तो वहां पे हमारे पास एक ही रास्ता था, तो सारे का सारा जो आवेश था वो एक ही पथ से जा रहा था, और इसी वजह से वहां पे सभी संधारित्रों पे जो आवेश का मान आया था वो एक समान आया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास पथ अलग अलग होने की वजह से, मान लेता हूं कि इधर से Q1 आवेश जा रहा है, इधर से Q2 और इधर से Qn आवेश जा रहा है, तो सभी संधारित्रों पर जो आवेश का मान होगा वो अलग अलग होता है, असमान होता है। परंतु जो विभवांतर है, सभी पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो एक समान होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि सभी संधारित्रों की देख सकते हैं, जो प्रथम प्लेट है वो एक बिंदु से और ये दूसरे बिंदु से, मतलब सारे के सारे प्लेट मतलब सारे के सारे जो संधारित्र हैं वो दो ही बिंदुओं से जुड़े हुए हैं। तो उन दो बिंदुओं का जो विभवांतर होगा वही तो इन सबको प्राप्त होगा। तो इसको मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सभी संधारित्रों में विभवांतर एक समान होगा और आवेश का मान अलग अलग होगा। तो ये भी आप एक डेफिनेशन कह सकते हैं, ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों पे आवेश का मान अलग अलग होता है और विभवांतर एक समान बना रहता है, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर इन पे कितना कितना आवेश आया। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि इधर से Q1 आवेश गया, इधर से Q2 गया, इधर से Qn गया, तो उसकी वैल्यू कितनी है? तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, धारिता का जो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q/V। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों लोगों? CV। ओके, आप कह रहे हैं कि V तो है वो कांस्टेंट हो गए, क्यों हो गए? अभी आपको रीजन बताया है। ओके, तो V की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट है तो सारा का सारा जो Q है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? C पे डिपेंड कर रहा है। मतलब संधारित्रों पे जो आवेश आएगा वो उनकी धारिताओं के अनुपात के समानुपाती होता है। मतलब जितनी धारिता का मान ज्यादा होगा, आप देख सकते हैं V को आप हटा देंगे, V कांस्टेंट है तो क्या आएगा? Q समानुपाती C आएगा।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो धारिताओं के अनुपात के समानुपाती रूप में आ रहा है। मतलब जितना ज़्यादा आप आवेश वहाँ पे देंगे, मतलब जितनी ज़्यादा धारिता होगी उतना ही ज़्यादा आवेश उसको मिलेगा। ठीक है, तो जिसकी धारिता का मान ज़्यादा उसको आवेश ज़्यादा ग्रहण करेगा और जिसकी धारिता का मान कम है वो कम ग्रहण करेगा। तो बात करते हैं कि प्रथम संधारित्र पर आवेश कितना प्राप्त होगा। तो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट संधारित्र पर विद्युत आवेश Q1 इज इक्वल टू C1V, ये इक्वेशन नंबर 1 साथ में दे देंगे। तो प्रथम पे इतना आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे पे कितना आ जाएगा, सेकंड पे ये अपने पास Q2 इज इक्वल टू C2V। ठीक है, और ऐसे ही आप डेस करते हुए लास्ट वाले के निकाल लेते हैं एन वाले के लिए। तो एन के लिए कितना हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू CNV डेस। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई कि हमने यहाँ पे जितने भी हमारे पास संधारित्र थे सभी पर जो आवेश आएगा उसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये जो बैटरी जितना आवेश उत्पन्न करेगी, क्यों आवेश उत्पन्न किया, तो वही तो आवेश इसको मिलेगा। आवेश रक्षण का नियम, जितना यहाँ से आवेश डेवलप होगा उतना ही तो इनको मिलेगा। तो आवेश जब तो सुरक्षित रह सकता है कि जितना आवेश यहाँ से निकले उतना ही वापस आए। ठीक है, और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा। जितना आवेश यहाँ से मान लीजिए 100 आवेश जा रहा है तो 100 ही वापस से इधर से आएगा। ठीक है, तो इन सभी संधारित्रों पे जो आवेश की वैल्यू होगी वो बैटरी के द्वारा उत्पन्न आवेश के बराबर होगी। तो सभी संधारित्रों पर आवेश बैटरी के द्वारा उत्पन्न आवेश के बराबर होता है। तो संधारित्रों पर कुल आवेश, ये कुल आवेश लिख दीजिए, संधारित्रों पर कुल आवेश बैटरी के द्वारा उत्पन्न आवेश के बराबर होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 ऐसे डेस करते हुए लास्ट फाइनल Qn, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 का मान 2 के अंदर पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 ये दे रखा C1 इंटू V C2V, और तीसरा भी है तो तीसरा लिख दीजिए, वरना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, Q&V। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं सभी के अंदर V आ रखा है तो V को बाहर ले लीजिए। तो C1 प्लस C2 C3 Q, सॉरी ओहो यहाँ गड़बड़ लिख दिया मैंने, CNV, तो ये CN। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि ये जो हम संयोजन कर रहे हैं, संयोजन क्यों करते हैं, हमको जो वैल्यू चाहिए होती है, धारिता का मान कम ज्यादा चाहिए होता है तो हम संयोजन करते हैं। ओके, तो मैं कहता हूं कि भैया ये जो हमारे पास जितने भी संधारित्र जुड़े हुए हैं और इनकी जो धारिता है उसी के बराबर में एक ही संधारित्र बना देता हूं। तो कैसा क्या बनेगा, तो वहां पे Q की वैल्यू कितनी होगी वो निकालता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमारे पास समांतर क्रम संयोजन है उसी के तुल्य में एक ही यहाँ पे संधारित्र बना देता हूं, ये लीजिए। ठीक है, इधर से आवेश गया कितना Q और V वेट, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि ये सभी संधारित्र हैं, उनकी जो धारिता का मान है वो Cp के बराबर है, और वो अपन ने एक ही बना दिया, P फॉर पैरेलल, वहाँ पे अपन ने S लिखा था CS। तो ये जो जितना भी आवेश देगा वो सारा का सारा इसको मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास तुल्य परिपथ से, इसको तुल्य परिपथ बोल देते हैं, तुल्य परिपथ से Q इज इक्वल टू कितना होगा, वही धारिता वाला फॉर्मूला हमारे पास, C इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, Q अपॉन V होता है, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे Cp है और ये जो Q है ये और V है ये, तो कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू Cp इंटू V। तो इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे ये जो Q है, ये Q कौन सा है, जो बैटरी के द्वारा जो उत्पन्न किया गया आवेश, यहाँ पे भी कौन सा है, ये इस बैटरी के द्वारा उत्पन्न किया गया आवेश, दोनों के विभवांतर V है तो सेम ही उत्पन्न कर रही हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को आप इक्वल लिख देते हैं, तो Cp इंटू V इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3 और डैश करके Cn। V से V कैंसिल हो जाएगा, Cp इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस Cn। ये लीजिए, ये आंसर आ गया इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पर हमारे पास
जो समांतर क्रम संयोजन था उसकी तुल्य धारिता का मान अपन इक्वेशन नंबर 5 से ज्ञात कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 5 हमें यह कह रही है कि जो समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो दिए गए आवेश होते हैं, समांतर क्रम दिए गए जो संधारित्र होते हैं, उनकी कुल धारिता का मान किसके बराबर होता है? जो भी हमारे पास दिए गए संधारित्र हैं उनकी धारिताओं के कुल बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, आपको क्या करना होता है यहाँ पे, वहां पे तो अपने पास कितना आया था, जब श्रेणी क्रम संयोजन की बात की थी तब कितना आया था, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे डैश डैश करके 1/CN, यही तो आई थी हमारे पास वैल्यू। और यहाँ पे कितनी आ रखी है हमारे पास, वहां पे व्युत्क्रम करके हम उल्टा करके जोड़ रहे थे और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा जोड़ रहे हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में कुल धारिता का मान जो भी हमारे पास परिपथ दे रखा है उसके अंदर जितने भी संधारित्र दे रखे हैं तो दिए गए संधारित्रों की धारिताओं के कुल बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद में हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन कब करते हैं और समांतर क्रम संयोजन कब करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर हमारे पास जो वैल्यू आती है, मतलब जो CS का मान आता है, जो लास्ट फाइनल हमारे पास तुल्य धारिता का मान आता है, वो हमारे पास जो भी परिपथ के अंदर संधारित्र दे रखे हैं और उनकी सबसे कम धारिता जिसकी है उससे भी कम आता है श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर। और समांतर क्रम संयोजन के अंदर जहां पर हमारे पास सबसे अधिक वाला, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूं कि जो C1 संधारित्र है उसकी धारिता का मान है 2 माइक्रोफेरेड है, इसका है 3 माइक्रोफेरेड है, इसका मान लीजिए 5 माइक्रोफेरेड है। तो यहां पर जो तुल्य धारिता का मान कितना आएगा, जो सबसे बड़ा संधारित्र लगा होता है जिसकी सबसे अधिक धारिता है उससे भी अधिक मान आता है तुल्य धारिता का मान। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कम धारिता चाहिए होती है तब तो कौन सा संयोजन करना है, श्रेणी क्रम संयोजन करना है, जो अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। और जब हमें अधिक धारिता का मान चाहिए होता है तब कौन सा करना होता है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, ओके। आगे कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ये जो तुल्य परिपथ बना हुआ है, और आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए जल्दी से। हो गया है, चलिए तो पॉइंट की बात करते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूं, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए हमारे पास संधारित्र हैं, दो ही जुड़े हुए हैं, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी श्रेणी क्रम के अंदर, वैसे ही यहाँ पे मान लेता हूँ कि दो ही संधारित्र जुड़े हुए हैं, दो ही जुड़े हुए हैं, तो कितना आएगा, सीधा सीधा सिंपल ही मान हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ पे तो थोड़ी बहुत वो व्युत्क्रम था तो अपन ने वहाँ पे उल्टा भी करना पड़ रहा था। ठीक है, तो दो के लिए सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। दूसरा, n संधारित्र जुड़े हुए हैं, n संधारित्र, और इनकी जो धारिताओं के मान है सबके समान है, समान धारिता है सबकी। ठीक है, ओके। n संधारित्र हैं और सबकी धारिताएं समान हैं, मतलब ये C, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा Cp इज इक्वल टू C प्लस C प्लस C प्लस, ऐसे चलते जाना है, लास्ट में भी C। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, Cp इज इक्वल टू NC। मतलब किसी एक संधारित्र की जो धारिता होती है उसका n गुना, मतलब n क्या है यहाँ पे, जितने भी संधारित्र हैं उनकी संख्या, जैसे 5 हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 हैं तो 8 से मल्टीप्लाई, 10 हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो किसी एक संधारित्र की धारिता लीजिए, उसको वहां पे जो भी हमारे पास जितने संधारित्र दे रखे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ओके। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है, सभी संधारित्रों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो किस अनुपात में बटेगा, तो सब में 1:1:1:1 ही रहेगा, क्योंकि सभी संधारित्र हैं वो दो ही बिंदुओं पे जुड़े हुए हैं, एक A बिंदु है एक B बिंदु है, सारे के सारे संधारित्र हैं एक ही बिंदु, दो ही बिंदुओं से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब सबका विभवांतर समान होना चाहिए। तो फर्स्ट में V1 अनुपात V2 अनुपात V3, तो सबका कितना होना चाहिए, 1:1 अनुपात, सबका समान बना रहना चाहिए। ओके। इसके बाद में फोर्थ है, क्यों आवेश का मान है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इस पे कितना आवेश आएगा, इस पे कितना आएगा, तो वो आएगा विद्युत धारिताओं के अनुपात के रूप में बटेगा। मतलब यहाँ पे आएगा हमारे पास Q1 Q2 Q3 और यहाँ आ जाएगा C1 अनुपात C2 अनुपात C3, ये लीजिए, मतलब जो धारिताएं हैं उनकी के अनुपात में बटेगा। ओके, अगला पॉइंट है हमारे पास लास्ट फाइनल, ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा, थोड़ी जगह चाहिए इसके लिए, तो थोड़ा मिटा देते हैं। तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर इसके बाद में है ये जो संधारित्र की प्लेटें, मैं मिटाता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ, ये वाला भी मिटा देता हूँ थोड़ा सा। और इसके बाद में स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि हमारे पास ये जो संधारित्र, आप एक तुल्य परिपथ बनाया आपने, उसी को वापस बना रहा हूँ।
कुछ ऐसे करके उल्टा करके बना, थोड़ा सा ऐसे ऊपर की साइड में, तो मान लीजिए पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव प्लेट है संधारित्र, ये भी, और ये इधर नेगेटिव प्लेट। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस संधारित्र को अलग अलग भागों में, चलो वैसे बना देता हूँ, आपको थोड़ा ऐसा अजीब सा लगेगा। तो ये मैंने बनाया यहाँ पर ये संधारित्र, और इधर ये मैंने टर्मिनल बना दिए इसके, और मान लेते हैं ये जो पॉजिटिव, अब ठीक लग रहा है, ओके। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, संधारित्र लिया था, फिर उसको अपने वहाँ पे दूरी विभाजित की थी, तो बीच वाली जो दूरी है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन ने ऐसे लंबी लंबी पट्टियाँ डाली थी अलग अलग पराविद्युतांक की। इस बार क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, कि यहाँ पे मान लीजिए इतनी पट्टिका के अंदर एक एप्सिलॉन r1 पराविद्युतांक की पट्टिका डाल दी, यहाँ पे फिर मैंने एक दूसरी डाल दी, यहाँ पे ये डाल दी एप्सिलॉन r2, और यहाँ पे ऐसे डॉट 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 करते हुए ये अलग अलग दर्शा दिया। तो यहाँ पे ये कौन सा हो रहा है, वो तो था दूरी विभाजन था, और ये वाला होता है क्षेत्रफल विभाजन होता है। ये पूरा एरिया होता है ना ऐसे पट्टिका का पूरा एरिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एरिया तो कितना रह गया, A1 रह गया, इसका कितना रह गया, A2 रह गया, और यहाँ पे इसका कितना रह गया, A3 रह गया, और बीच की दूरी सबके लिए समान है D। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो पराविद्युतांक की पट्टिकाएं लगी हुई हैं, ये समांतर क्रम संयोजन का काम कर रही है, श्रेणी क्रम संयोजन का काम कर रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे वो जो लास्ट वाला था वहाँ पे तो वो श्रेणी क्रम का काम कर रही थी। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी श्रेणी क्रम पहचानने का तरीका, जिस पॉइंट से आप चल रहे हैं और जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक कोई दूसरा रास्ता मिलता है आपको, तब तो कौन सा हो जाता है, वो समांतर क्रम, और वो एक ही रास्ता बना हुआ होता है तो श्रेणी क्रम। तो आप देखिए यहाँ तक आप आए, और उसके बाद में आप ऐसे भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, और ऐसा जरूरी भी नहीं है आप एक रास्ते से जाएंगे तो और दो छोड़ने पड़ेंगे। तो ऐसा क्रम कौन सा होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। ओके, तो मैं ज्ञात करता हूं कि इतने के लिए धारिता का मान कितना होगा, इसके लिए धारिता का मान कितना होगा। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, C1 = A एप्सिलॉन r अपॉन d, यही होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने के नहीं निकाल रहे हैं। तो ये कितना है, इसका एरिया A1 है, एप्सिलॉन नॉट कोई दिक्कत नहीं है, एप्सिलॉन r1 सभी के लिए दूरियां समान है। तो ये तो हो गया हमारे पास इस वाले पार्ट के लिए हो गया। अब दूसरे पार्ट के लिए दूसरा जो पराविद्युतांक एप्सिलॉन r2 है उसकी बात करता हूं। तो C2 = कितना हो जाएगा, A2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 अपॉन d। ओके, अगला C3 A3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r3 अपॉन d। ओके, तो Cp = C1 + C2 + C3, तो Cp = C1, ये वैल्यू आ गई A1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन d। ये लीज, तो Cp = आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें बाहर ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले सकता हूँ, और d अंदर क्या बच जाएगा, A1 एप्सिलॉन r1, A2 एप्सिलॉन r2, A3 एप्सिलॉन r3। ये लीज, ये आ गया हमारे पास समांतर क्रम संयोजन के अंदर तुल्य धारिता का मान। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो आपने ऐसा बनाया है, इसको आप समांतर क्रम संयोजन के अंदर भी तो बना सकते हैं। कैसे, ऐसे बनाया जा सकता है। यहाँ पे मैंने एक संधारित्र लगाया, और यहाँ पे एक विनिष्ट बिंदु है, और एक यहाँ पे भी बना लिया मैंने, और एक यहाँ बना लिया, ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं कह देता हूँ कि इसमें अंदर तो भरा हुआ है जो पराविद्युतांक है एप्सिलॉन r1, और यहाँ पे जो भरा हुआ है एप्सिलॉन r2, और यहाँ डॉट 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 करके इसको एप्सिलॉन r3। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला आप ऐसे बनाते हैं या ऐसे बनाएं, एक ही बात है। इसके अंदर भी यही रिजल्ट आना है, इसके अंदर भी यही रिजल्ट आना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास इस प्रकार से आप क्षेत्रफल विभाजन के अंदर अलग अलग पराविद्युतांक पट्टिकाएं डालते हैं, तो वह किसका काम करती हैं, एरिया विभाजन का काम करती हैं, क्षेत्रफल विभाजन का कार्य करती हैं। और जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था वहां पे वो किसका कार्य कर रही थी, वहां पे दूरी विभाजन का काम कर रही थी। वहां पे कुछ ऐसा हो रहा था माहौल, यहाँ पे हम ऐसे एक संधारित्र लिया था, एक पट्टिका ऐसे डाली, एक ऐसे डाली, वो आप कितनी भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो किसका काम कर रही थी, वहां पे हमारे पास वो श्रेणी क्रम संयोजन का काम कर रही थी। तो आप एक ही कैपेसिटर के अंदर अलग अलग इस प्रकार से पट्टिकाएं डाल देते हैं, तो वो एक तरह से किसका काम कर रहा है, समांतर क्रम संयोजन का, और ऐसे लंबी डाल देते हैं तो वो श्रेणी क्रम संयोजन का। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब संधारित्रों का संयोजन है वो कंप्लीट हुआ। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर भी बात कर चुके थे। श्रेणी क्रम संयोजन क्यों काम में लिया जाता है, जब हमको हमारे पास छोटे छोटे धारिता वाले संधारित्र रखे हुए हैं, एक दो माइक्रोफेरेड के रखे हुए हैं, तो हमको मान लीजिए 10 का चाहिए होता है,
तो हम कौन सा काम में लेते हैं, समांतर क्रम संयोजन काम में लेते हैं। मतलब ज्यादा के लिए समांतर क्रम संयोजन काम में लेते हैं। और हमारे पास छोटी धारिता वाले संधारित्र रखे हुए हैं, और जब बड़ी धारिता वाले संधारित्र हमारे पास रखे हुए हैं और कम धारिता हमको प्राप्त करनी होती है, तब हम श्रेणी क्रम संयोजन काम में लेते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो आज की क्लास यहीं पूरी होती है। ओके, बाय बाय।